नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 9 किस्तें सुन चुके हैं। अब 10वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। दौड़ना भागना आर्मी के हर कोर्स, खेल और कैडर का जुज लानिफिक है। हम भी सुबह की सख्त तरीन पीटी के बाद फायरिंग रेंज पर पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर शिद्दत से मुंतजिर नजर आए। चूंकि पीटी और फायरिंग के इंस्ट्रक्टर अलग-अलग थे, इसलिए फायरिंग इंस्ट्रक्टर वहां पहले से मौजूद थे। सूबेदार राव तसव्वुर साहब हमें पढ़ाने लगे। स्नाइपिंग आप लोगों के लिए कोई नया मौजू नहीं है, लेकिन अल्फाज के तकरार और दुहराई से हमेशा इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि कोई बात दूसरी या तीसरी दफ़ा समझाने पर इंसान के दिमाग में बैठती है। हम आज भी ज़्यादातर पुरानी बातों को दोहराएंगे। इसका ये मतलब लेना भी बिल्कुल गलत है कि कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, गोया हम दोहराई के साथ पढ़ाई भी करेंगे। आप जानते होंगे कि एक अच्छे स्नाइपर के लिए चंद बातों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि वो अच्छा निशानेबाज हो, छुपाओ तिलबेज का माहिर हो, जंगी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हो, उससे नक्शा बीनी पर अबूर हो, बहुत ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त का मालिक हो और जल्दी से फैसला करके उस पर अमल करने की अहलियत रखता हो। गो इसके अलावा भी कई खुसूसियात एक अच्छे स्नाइपर से तवक्का की जा सकती हैं, मगर उनकी हैसियत सानवी है। जहाँ तक ताल्लुक है निशानाबाजी का, ये एक कुदरती सलाहियत होती है और ज्यादा सिखलाई इस सलाहियत को मजीद पॉलिश करती है। अगर एक आदमी कुदरती तौर पर अच्छा फायरर नहीं है तो ज्यादा प्रैक्टिस से उसका फायर बेहतर तो हो सकता है, बेहतरीन नहीं हो सकता। मतलब वो अच्छा सिपाही बन सकता है, अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकता। निशानाबाजी के अलावा जल्दी और बर वक्त फैसला करने की सलाहियत भी एक आदमी को कुदरती तौर पर मुयस्सर होती है। अलबत्ता बाकी की सलाहियतें मशक की मुतकाजी होती हैं। जैसे छुपने के लिए ये जानना जरूरी है कि चीजें नजर क्यों आती हैं। कोई बता सकता है चीजें नजर क्यों आती हैं? राव साहब हमें तबादला ख्याल के अंदाज में लेक्चर देते। जी सर। शहजाद जल्दी से बोला। शक्ल सूरत से, साय से, हरकत से, फौजी साजो सामान से, सतह से, पसे मंदर से, दरमियानी फासले से। गुड। अब जबकि हमें पता चल गया कि हम किस वजह से नजर आ सकते हैं, तो छुपने के लिए हमें इन बातों से परहेज करना होगी। देखें, भेड़ों के रेवड़ के दरमियान चलता हुआ गडरिया हमें फौरन नजर आ सकता है, लेकिन वही गडरिया अगर अपने हाथ जमीन पर टेक कर घुटनों के बल चलना शुरू कर दे तो यकीनन उसका नजर आना मुमकिन नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? जी सर, हम एक जुबान बोले थे। इसी तरह सरसब्ज झाड़ियों के बीच सफेद, सुर्ख, जर्द रंग वगैरह किस्म का लिबास पहनकर छुपने की कोशिश करना नाकामी को गले लगाने वाली बात है। अलबत्ता सब्ज रंग का लिबास आपको सब्जे का हिस्सा बना देगा। उसके बरक्स अगर आप बर्फीले इलाके में हैं तो वही सब्ज रंग आपको फंसा देगा। वहां आपको सफेद रंग का लिबास छुपने में मदद दे सकता है। इसके साथ ये भी याद रखें कि साकन एशिया के दरमियान आपकी जरा सी हरकत बड़ी आसानी से मुशाहिदे की जद में आ जाएगी और स्काई लाइन पर हरकत तो एक स्नाइपर के लिए तबाहकुन है। उनकी बातें जारी रहीं। राव साहब का किसी भी मौजू पर लेक्चर सुनकर मेरे दिल में यही ख्याल जन्म लेता था, मैं इस मौजू के बारे में बहुत कम जानता हूँ। हमेशा उनके लेक्चर में नए नए निकात और उम्दा मालूमात की भरमार होती। 2 पीरियड पढ़ाई के बाद हम फायर करने लगे और बकिया दिन इसी काम में गुजरा। 2 हफ्तों के बाद हमारा टेस्ट होना था, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर निशानाबाजी के थे। पहले हफ्ते के इख्तिताम पर मैंने वीक एंड लिया, लेकिन घर जाने की बजाय मैंने सवाबी का रुख किया था। हमारे उस्ताद हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मगर इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुकाबले के टेस्ट से पहले उस्ताद उमर दराज से कोई रहनुमाई ले लूं। यकीनन इसके पास अमली तजुर्बा मौजूद था। सवाबी से 20-22 किलोमीटर आगे उसका गांव था। शेवा नाम का गांव काफी बड़ा था। उसका मकान ढूंढने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई थी। दरवाजे पर इतलाई घंटी की गैर मौजूदगी में मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा। दरवाजा उस्ताद उमर दराज ही ने खोला। अरे जीशान बेटा, मुझे देखते हुए उन्होंने हैरानी से कहा और इसके साथ ही मुआनके के लिए बाजू वाह कर दिए। जी सर, मैंने एहतराम से जवाब दिया। अंदर आ जाओ। उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। वैसे सर, शायद मैंने अपना नाम आपको नहीं बताया था। मैंने घर में दाखिल होते हुए हैरानगी से पूछा। यह सवाल इस बात का सबूत है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को आम जिंदगी में बरोकार नहीं ला रहे। भला वो कैसे? उस्ताद उमर दराज के इशारे पर मैं सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया था। भूल गए उस दिन जब तुम लोग वापस जा रहे थे तो तुम्हारे दोस्त ने नाम लेकर तुम्हें पुकारा था, और एक स्नाइपर की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि उसे हफ्ते डेढ़ में उसे किसी का नाम भूल जाए। उसकी बात सुनकर मैं शशदर रह गया था। वाकई में उसकी याददाश्त और मुशाहिदा गजब का था। किसी दूसरे के पुकारने पर किसी का नाम यूं याद रख लेना बज़ाहिर नजरे आम सी बात है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो इस बात का अंदाजा होगा कि क्या हम सरसरी मुलाकात में किसी का नाम इस तरह याद रख सकते हैं? यकीनन सैकड़ों में कोई एक आहद बंदा ही याद रख पाता होगा।
सर आप कुदरती स्नाइपर हैं। मैं तारीफ किए बगैर न रह सका। वाह, एक नाम याद रखने से मैं स्नाइपर बन गया। सर नाम तो मैं एक वक्त में दर्जनों याद कर लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यादाश्त भी बहुत अच्छी है, मगर आपका अंदाज थोड़ा निराला लगा। वो हंसा। खैर छोड़ो, ये बताओ चाय या ठंडा चलेगा? मौसम की मुनासबत से तो ठंडा ही बेहतर रहेगा। मैंने बगैर किसी तकल्लुफ के जवाब दिया। उसने वहीं से जोरदार हाँक लगाई, विश्मा, और उसके बाद पश्तो में जो कुछ कहा इसमें सिर्फ शरबत का लफ्ज मेरे पल्ले पड़ा था। और फिर इससे पहले कि मैं विश्मा के बारे कोई अंदाजा लगाता, वो अपना तारुफ करवाने लगा। उसकी नरीना औलाद नहीं थी, 2 बेटियां थीं जो कि कब की अपने घरों की हो गई थीं, बल्कि अब तो खुद बच्चों वाली थी। इन दिनों वो अपनी घरवाली के साथ अकेला ही रह रहा था और यही वजह थी कि वो मुझे सीधा घर के अंदर ले आया था, वरना पठानों में किसी को घर के अंदर ले जाने का रवाज जरा कम ही है। मेहमानों की खातिर हर घर से मुल्हिक बैठक मौजूद होती है। शरबत बनाकर उसकी बीवी वहीं ले आई। जग गिलास टेबल पर रखकर उसने मेरे सर पर हाथ रखकर पश्तो में कुछ कहा, जिसका तर्जुमा उस्ताद उमर दराज ने कहा। वो मुझसे हाल चाल पूछ रही थी। ठीक ठाक हूँ खाला जी, बस आपकी दुआ चाहिए, मैंने उर्दू में कहा। मेरी बात का तर्जुमा भी उस्ताद उमर दराज ने पश्तो में किया और वह सर हिलाते हुए वापस चली गई। उस्ताद उमर दराज ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे अब पश्तो सीख लेना चाहिए। ये कहकर वो गिलास भरने लगा। सही फरमाया। शरबत का गिलास उसके हाथ से थामते हुए मैं इत्मीनान से बोला, फिलहाल तो आप मुझे निशानाबाजी के बारे में कुछ सिखाएं। इतने अच्छे निशानाबाज हो तुम। शायद ऐसा ही है, मगर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो किसने कहा कि तुम मुझसे कम हो? सर गो आप कसरे नफ्सी से ये कह रहे हैं, इसके बावजूद मैं फूले नहीं समा रहा। अब ऐसा भी नहीं है सर, आप छोड़े भी, ये ना हो मैं फूल कर फट ही जाऊं। और मेरी यादाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। मुझे आपकी सारी गुफ्तगू हर्फ बहर्फ याद है कि मेरे फायर में आपको कौन कौन सी खामियां दिखाई दी थी। अब मैं वो और इस जैसी मजीद खामियां दूर करने आया हूँ। बेटा इसके लिए आपके उस्ताद मौजूद है ना? उसने हैरानगी से पूछा। या इनसे मुतमिन नहीं हो? नहीं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, खासकर राव तसव्वुर साहब तो बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं। मैं खुलूस दिल से बोला। लेकिन आप तो इनके भी उस्ताद हैं, बल्कि उनके उस्तादों के उस्ताद। हाँ, मगर अब तो कई जदीद राइफल्स मुतारफ हो गई हैं और हम ठहरे माजी के स्नाइपर। सर निशानाबाजी की असल तकनीक तो वही है ना? वो मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा ठीक था कि काफ़ी जिद्दी हो। परसों शाम को मेरी वापसी है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हथियार तो यकीनन साथ नहीं लाया होगा? उसने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सर आप तो आर्मी के कवानीन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, यूं ही पूछ लिया था। वैसे मेरे पास ड्रैगनो मौजूद है। ओह वेरी गुड, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। ड्रैगनो स्नाइपर राइफल रूस की इजाद करदा एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। हालांकि अमूमी तौर पर स्नाइपर राइफल्स बोल्ट एक्शन होती हैं, मतलब हर दफा फायर के बाद राइफल को काक करना पड़ता है। उसकी रेंज 1000 मीटर है और मैगजीन में 10 गोलियों की गुंजाइश है। इसका बुलेट स्टायर स्नाइपर जितना ही होता है, मतलब 7.62 mm। बस मियाँ, शौक था, पिछले साल कुछ रकम हाथ लगी और मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। ठहरो तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद ड्रैगनो राइफल को हाथ में पकड़े कमरे से बरामद हुआ। राइफल की भूरी बॉडी चमक रही थी। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि उस्ताद उमर दराज इसकी सफाई का खसूसी एहतमाम करता है। ये देखो, उसने राइफल इस अंदाज में दोनों हाथों में पकड़कर मेरे हवाले की, गोया वो कोई मुकद्दस सहीफा हो। मैंने उसके हाथ से राइफल थामते हुए अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक सबसे पहले राइफल की मैगजीन उतारी और फिर 2 दफा काक करके उसके खाली होने का यकीन करने के लिए उसकी बैरल ऊपर की तरफ करके मैंने ट्रैगर प्रेस किया और पूछा, काफी महंगी आई होगी? नहीं, मेरे शौक से थोड़ी कम कीमत ही थी इसकी। हाँ सर, शौक से तो हर कीमत कम ही होती है। और इसकी टेलीस्कोप साइट? मैंने बेसाख्ता हंस कर पूछा। खरीदी थी, इसका बगैर ये राइफल किस काम की? सही कहा सर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसी वक्त शाम की अजान होने लगी थी। वुजू करके हम मस्जिद में चले गए। वहाँ काफी आदमियों ने मुझे पहचान लिया था। अवैस की शादी के दिन मैंने निशानाबाजी का जो मुजाहिरा किया था वो उन्हें भूला नहीं था। वो तमाम मुझे बहुत मोहब्बत और अकीदत से मिले थे। नमाज के बाद काफी आदमी बजिद थे कि मैं उनके घर खाना खाने चलूं, मगर उस्ताद उमर दराज खुद एक रवायती पठान था। घर आई रहमत को किसी और के घर नहीं जाने दे सकता था। खाना खाकर हम ईशा की नमाज तक गपशप करते रहे। नमाज पढ़कर उस्ताद उमर दराज बैठक ही में राइफल उठा लाया और मुझे निशानाबाजी के मुतल्लिक खास बातें बताने लगा। पता है फायर पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली चीज कौन सी है? हवा। मैंने बगैर किसी झिझक के बोला। गुड, उसने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिलाया। फायर पर असर अंदाज होने वाले अमूर में हवा सबसे ज्यादा अहम है और यकीनन तुम जानते हो कि जूं जूं फासला बढ़ता जाएगा फायर होने वाली गोली पर हवा का असर बढ़ता जाएगा। एक स्नाइपर ने लंबे फासले से हदफ को निशाना बनाना होता है, इसलिए उसे हवा की इकसाम, फायर शुदा गोली पर हवा का असर और उसके तदराक के बारे में मालूम होना चाहिए।
بنیادی طور پر ہوا کی 4 اقسام ہوتی ہیں: ہلکی ہوا، درمیانہ ہوا، تازہ ہوا اور تیز ہوا۔ استاد عمر دراز ہوا کے فائر پر اثر انداز ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگا۔ گو ان میں اکثر باتوں کا مجھے پہلے سے پتا تھا، مگر کافی نئی باتیں بھی سننے کو ملی۔ ہوا کے تذکرے کے بعد وہ دھوپ، دھند، ٹھنڈ، بارش، نمی، درجہ حرارت اور گیلے ایمونیشن وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تقریباً یہ تمام باتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوں گی، مگر میں چاہ رہا تھا کہ ہر بات دہرائی جائے تاکہ کل عملی طور پر بروئے لاتے وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ نہیں سر، تمام تو نہیں، البتہ اکثر باتیں میرے علم میں تھیں۔ اچھا اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ عملی طور پر مشق کریں گے۔ سر ایک بات پوچھنا تھی۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے اپنے دل کی خلج دور کرنا چاہی۔ ہاں پوچھو۔ کہ یوسف خان کون تھا؟ کون یوسف خان؟ استاد عمر دراز نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ جس دن ہم شادی کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، اس دن ایک بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے۔ استاد عمر دراز مسکرایا۔ خیر یہ تو اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ یہ تو ہے سر، وقتی جوش میں آ کر کافی حضرات مبالغہ آرائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ویسے تم نے یوسف شیربانو کا قصہ نہیں سنا؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ استاد عمر دراز چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، یہ بہت دلچسپ داستان ہے ذیشان۔ یوسف خان اور شیر بانو اس علاقے کے حقیقی کردار ہیں۔ جو شیوا گاؤں سے ملحق پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے کرماڑ پہاڑی کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر دونوں کا مزار بنا ہوا ہے۔ یوسف خان ترلاندی گاؤں کا تھا اور شیر بانو شیرا گنڈ گاؤں کی تھی۔ یوسف خان والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جو اس سے چھوٹی تھی۔ وہ ہرن کے شکار کے لیے کرماڑ پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور پرکشش جوان تھا۔ ایک دن شکار پر جاتے ہوئے اس کی مدبھیڑ شیربانو سے ہو گئی، جو بذات خود حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی شیربانو دل ہار بیٹھی۔ اب وہ روزانہ یوسف خان کا انتظار کرتی کہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے، اور پھر زیادہ دن اس سے صبر نہ ہو سکا اور ایک دن اس نے یوسف خان کو روک کر اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ اس کی شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ یوسف خان انکار کرنے کے قابل ہوتا، وہ بھی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ یوسف خان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، اسی طرح شیربانو کا تعلق بھی سفید پوش طبقے ہی سے تھا۔ بظاہر نظر ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ بس یوسف خان شیربانو کا رشتہ لے کر اپنے سرپرستوں کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا، لیکن یہ اصول دنیا ہے کہ دنیا والے محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ شیربانو کے حسن کی وجہ سے اس کے بھی کئی طلبگار تھے۔ شیربانو کے والدین نے یوسف خان کو ٹالنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ اتنی رقم اس کی ادائی یوسف خان کی بساط سے کیا، اس کے پورے خاندان کی بساط سے باہر تھی، مگر وہ عاشق صادق ذرا نہ گھبرایا اور شیربانو کے والدین سے مہلت طلب کر رقم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا۔ وہ ایک اچھا سپاہی تھا۔ جلد ہی اس نے اکبر کی فوج میں اپنے قدم جما لیے اور پھر اس کی خوش قسمتی کے کسی باغی ریاست کے نواب کی سرکوبی کے لیے اکبر نے ایک لشکر بھیجا اور یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس مختصر لشکر کی سپہ سالاری اس سے سونپ دی گئی۔ اس جنگ میں یوسف خان کو فتح ہوئی۔ اکبر بادشاہ اس کی کارکردگی کے متعلق سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش ہو کر اسے شرف ملاقات بخشا۔ دوران ملاقات اس نے یوسف خان سے اپنی فوج میں اس کی شمولیت کی وجہ دریافت کی۔ جواباً یوسف خان نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے اسی وقت اتنی رقم یوسف خان کے حوالے کرنے کا حکم دیا جس سے وہ شیربانو کے والد کا مطالبہ پورا کر سکے، اور پھر رقم کی حفاظت اور یوسف خان کو بحفاظت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ یوسف خان قریباً 10 برس بعد واپس وطن لوٹا تھا۔ اس کی بدقسمتی کی جس وقت وہ اپنے علاقے میں پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شیربانو کی شادی کسی اور سے طے پا گئی ہے۔ یوسف خان کو یہ اطلاع صوابی کے مشہور گاؤں دو بیاں میں ملی تھی۔ یوسف خان وہاں پڑاؤ ڈالنے کی تیاریوں میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے شیربانو کے گاؤں شیرا گنڈا کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ساری رقم شیربانو کے والدین کے قدموں میں ڈھیر کر دی، مگر اب اس میں ایک دوسرا خاندان بھی ملوث ہو گیا تھا جس خاندان کے لڑکے سے شیربانو کی نسبت طے ہوئی تھی۔ وہ ہتھیار سونت کر باہر نکل آئے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ یوسف خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اپنی جس محبوبہ کے لیے اس نے در در کیٹ خاک چانی تھی اور وہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرنے پر کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ دونوں طرف کے جنگجو آمنے سامنے ہو گئے۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں دونوں طرف کے کافی لوگ مر گئے۔ اس لڑائی میں فتح یوسف خان کو ہوئی اور بلاخر وہ شیربانو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی دلہن کو لے کر وہ گھر پہنچا۔ وہ منتے مرادیں پوری ہونے کی رات تھی۔ جب وہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا تو شوق و شنگ محبوبہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی، یوسف خان جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ہرن کے شکار کے لیے جا رہے تھے، اور اب میں منہ دکھائی میں بھی ہرن کے گوشت کی طلبگار ہوں، ایسا ہرن جو تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہو۔ یوسف خان نے محبوبہ کی شرط پر سر تسلیم خم کیا اور رات کے اسی پہر تیر کمان اٹھا کر کرماڑ پہاڑی کی جانب روانہ ہوا۔
وہ محبوبہ سے وصل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 2 پالتو کتے بھی اس کے ہمراہ تھے اور پھر اس کی بدقسمتی کے پہاڑی کی بلندی پر اس کا پاؤں پسلا اور محبوبہ کی شرط پوری کرنے کی حسرت دل میں لیے وہ قریباً 100 میٹر گہرائی میں جا گرا۔ وفادار جانور مالک کو گرتے دیکھ کر بھونکتے ہوئے واپس گھر کی جانب بھاگے۔ گھر والوں نے دونوں کتوں کو دردناک انداز میں بھونکتے دیکھ کر جان لیا کہ یوسف خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچے تو یوسف خان اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ کم سے نڈھال محبوبہ نے بے تابانہ محبوب شوہر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوسف خان اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوسف خان کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد شیربانو بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور جلد ہی اس کی روح اپنے محبوب سے جا ملی اور اسے بھی اس کے محبوب کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں اور محبت کرنے والے وہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے دور دراز سے منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی محبت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اب یہاں منت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے، مگر جاہلوں نے عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے کہ پشتوں کے مشہور شاعر جوشی علی حیدر نے یوسف خان اور شیربانو کے متعلق کافی دردناک اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ استاد عمر دراز وہ دردناک کہانی ختم کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اب بتاؤ ذیشان، کیا تم نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں تو فی الحال یوسف خان کے گاؤں والوں سے فائرنگ کے ڈھنگ سیکھنے آیا ہوا ہوں۔ استاد عمر دراز بے ساختہ ہنس دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے حسبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن ہم نے صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور پھر کرماڑ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ آج مجھے وہاں محبت کی انوکھی داستان کے دونوں کرداروں کی خوشبو بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ استاد عمر دراز اپنے ایک دوست کو بھی مددگار کے طور پر ساتھ لے آیا تھا۔ گھی کے کنستر سے بنایا گیا ہدف جس کی ہیت بالکل درمیانی جسامت کے آدمی جیسی تھی، اس پر سفید کاغذ چسپاں کیا گیا تھا۔ ہدف ہم نے پہاڑی کی جڑ میں گاڑا اور اس کے ساتھ ایک گہرے گڑھے میں اپنے ساتھ لانے والے آدمی کو بھی بٹھا دیا۔ اس کا کام ہمیں گولی لگنے کی جگہ اشارہ سے بتانا تھی اور پھر گولی سے بننے والے سوراخ پر گوند سے ایک چھوٹا سا کاغذ چسپانا تھا۔ کیونکہ ہم ہر گولی کے بعد ہدف کو قریب سے نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم 500 میٹر کے فاصلے پر پہنچ کر فائر کرنے لگے۔ اس دوران استاد عمر دراز اپنی رات کی گفتگو کو عملی طور پر بروکار لانے کے بارے میں بتاتا رہا۔ 500 میٹر سے کامیاب فائر کے بعد ہم 600 میٹر پر چلے گئے۔ اسی طرح فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے آخر میں ہم 900 میٹر سے فائر کر رہے تھے۔ پہلی دونوں گولیوں میں میں ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکا تھا۔ استاد عمر دراز نے کہا، دیکھو بیٹے، ڈریگنوو رائفل سے 1000 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور تم 900 میٹر کے فاصلے پر ناکام ہو رہے ہو۔ وجہ معلوم ہے؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کی بات جاری رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کی رکھی کہ شاید تم غور کر لو، مگر تم نے توجہ نہ دی۔ اور جانتے ہو جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم پہلی دفعہ ڈریگنوو رائفل سے فائر کر رہے ہو اور یہ عام سنائپر رائفل کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے۔ اس وجہ سے عام سنائپر رائفل کے برعکس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے اور لاشعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرپ سخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ وقت آئیڈیل فائر کے لیے غیر موزوں ہے۔ سر ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں ہدف موزوں وقت میں آئے۔ دیکھو پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں۔ مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ، رائفل کے فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ تو میں کر لوں گا سر، مگر دھوپ سے کیسے بچوں؟ دھوپ سے بچاؤ ممکن نہیں، پر ہدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ قریباً 8 سے 10 انچ اونچا اور 6 انچ چوڑا۔ گڈ کہہ کر اس نے ایک اور سوال جڑ دیا، اور سر کو نکال کر اوپری دھڑ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے؟ قریباً 2 فٹ لمبا اور 18 سے 20 انچ چوڑا۔ بازو شامل نہیں ہے۔ تو بس سر کے بجائے چھاتی میں گولی مارو۔ سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے تب بھی اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے اور حفظ متقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامیابی سے ہدف کی چھاتی میں مار دی۔ استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ دیکھا بس اتنی سی بات تھی، بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ جی سر، میں سعادت مندی سے بولا، حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی، میں کئی سال سے سنائپر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، مگر ایسا کہنا استاد کی بے ادبی ہوتا۔ اچھا اب کھانا کھانے چلتے ہیں، اس نے کہا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے۔
फायर की मशक करने लगे। शाम की अजान के साथ हमने मशक खत्म की और घर लौट आए। रात गए तक उस्ताद उमर दराज मुझे अपने वाकयात ऐसे अंदाज में सुनाता रहा जिनमें फायर की बारीकियों और मौका महल की मुनासबत से एक स्नाइपर की तरजीहात वाज़ेह होती। अगले दिन भी हम दोपहर तक मशक करते रहे। इसके बाद मैं उस्ताद उमर दराज से इजाज़त लेकर वापसी के लिए रवाना हुआ। सवाबी की हदूद तक अनदेखे यूसुफ खान की परछाइयां मेरी सोच में सरगर्दा रहीं। अपनी यूनिट में पहुंचकर मैं इस कहानी को ज़हन से झटक कर अपने कोर्स की तैयारियों में मसरूफ हो गया। यूं भी इस जालिम दुनिया में जाने कितने यूसुफ खान और कितनी शेरबानो समाज के अंधे कानून की बलि चढ़ गए हैं, और अगर कोई सख्त जान हर आजमाइश अबूर करके अपनी मोहब्बत के करीम पहुंच भी गया तो मुकद्दर ने उसे ऊंधे मुंह गिरा दिया। सोमवार को मैंने पहली मशक ही में 1300 मीटर के फासले से सारी गोलियां हदफ पर हिट कर दी। हम हैवी स्नाइपर राइफल से फायर कर रहे थे और इसी राइफल की टेलीस्कोप साइट के बारे पढ़ने के लिए हम में से 2 स्नाइपर्स ने अमेरिका भी जाना था। इसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है। सूबेदार तसव्वुर साहब ने मुझे खसूसी शाबाश दी थी। बाकी का दिन भी मेरा फायर सबसे नुमाया रहा। उस्ताद उमर दराज की मईत में गुजरे 2 दिन मेरे लिए बहुत मुफीद रहे थे। हफ्ते के इख्तिताम पर हमारा इम्तिहान हुआ जिसमें मैंने पहली और सरदार खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। वो मुझसे 5 साल पहले भर्ती हुआ था। 3 मरतबा मिशन पर सरहद पार भी जा चुका था। बड़ा हंसमुख और पुरमजा बंदा था, लेकिन हंसमुख और पुरमजा वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए था। दुश्मन के लिए वो खालिस पठान था। घुटा हुआ जिस्म, दरमियाना कद, सुर्ख और सफेद रंगत, खूबसूरत नैनो लक्ष्य रखने वाला ये पठान बहुत मेहनती और अच्छा निशानेबाज था। उसका ताल्लुक मर्दान से था। मैं हदफ पर सिर्फ एक गोली उससे ज्यादा मार सका था। उसने खुश दिली से मुझे पहली पोजीशन की मुबारकबाद दी थी। 1 माह के अंदर हमने अमेरिका के लिए उड़ान भरना थी। ये 1 महीना तैयारियों में गुजरा। 2 हफ्ते हमें अंग्रेजी जुबान की क्लास भी अटेंड करना पड़ी ताकि वहां जाकर बोल चाल में कोई मसला न हो। इस दौरान पासपोर्ट भी बने, वीज़ा वगैरह लगा और फिर हम जाने के लिए तैयार थे। रवानगी से 3-4 दिन पहले हमें घर जाने की इजाज़त मिली। 2-3 दिन घर गुजार कर हम वापस पहुंच गए और फिर एक दिन हम जहाज में बैठे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना थे। हमारी मंजिल अमेरिका का साहिली शहर न्यू जर्सी था। वहाँ 35 ममालिक से स्नाइपर्स आए हुए थे। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले स्नाइपर्स की तादाद मुख्तलिफ थी। किसी मुल्क से सिर्फ 1 स्नाइपर आया था तो किसी मुल्क से 4 स्नाइपर भी थे। इंडिया से भी 2 स्नाइपर आए थे। दोनों हिंदू थे। एक का नाम श्रीकांत और दूसरे का राजपाल था। दोनों ने बड़ी कीनत और नजरों से हमें घूरा था। पहले 2-3 दिन इंतजामी कार्रवाइयों की नजर हो गए और फिर नए हफ्ते की शुरुआत के साथ बाकायदा क्लास की इब्तिदा हुई। तमाम तलबा सिविल सूट पहन कर आए थे क्योंकि लिबास के बारे कोई हदायत जारी नहीं की गई थी। तलबा की तादाद 76 थी, जिनमें 7 लड़कियां भी शामिल थीं। अमेरिका के 4 तलबा थे, जिनमें से 2 लड़कियां जेनिफर और लेफ्टिनेंट कैट वाटसन थे, जबकि मर्दों में सार्जेंट रेगन वाच और सार्जेंट नॉर्मन थे। इसराइल से भी 2 लड़कियां और 2 मर्द आए थे। एक लड़की का ताल्लुक जापान से था। फ्रांस, बरतानिया, चीन या रूस जैसे ममालिक से कोई भी नहीं आया था। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान और इंडोनेशिया से भी 2 स्नाइपर्स आए हुए थे। यहाँ तक कि 2 स्नाइपर अफगानिस्तान से भी आए थे, लेकिन शक्ल सूरत से वो बिल्कुल अफगानी नहीं लग रहे थे। दोनों क्लीन शेव थे। तमाम स्नाइपर्स में दाढ़ी वाला एक मैं ही था। गो मेरी दाढ़ी भी बस कहने की हद तक दाढ़ी थी, मगर फिर भी मेरे चेहरे पर चंद बाल मौजूद थे। ज्यादातर मर्द क्लीन शेव ही थे। मेरा साथी सरदार खान भी शेव करता था, अलबत्ता उसके चेहरे पर घनी मूछें जरूर मौजूद थीं। पहला पीरियड तारुफ ही में गुजर गया था। गो सिर्फ सरसरी सा नाम लेने से हर किसी को नाम याद नहीं रह जाया करते। अलबत्ता इस मामले में मेरी यादाश्त काफ़ी बेहतर थी। खासकर उस्ताद उमर दराज से मिलने के बाद तो मैं इर्द गिर्द चीज़ों को और ज़्यादा गौर से देखने लगा था। अब तो मैं आम से आम बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता था। मैंने तारुफ के दरमियान करीबन पूरी क्लास के नाम अपनी यादाश्त में महफूज कर लिए थे। जैसे ही कोई खड़े होकर अपना और अपने मुल्क का नाम बताता, मैं अपनी यादाश्त में उसका नाम बिठाकर जुबानी तौर पर भी उसका नाम दोहराना शुरू कर देता और उस वक्त तक जेरे लब उसका नाम दोहराता रहता जब तक कि दूसरा आदमी खड़ा होकर अपना तारुफ न शुरू करा देता। दूसरे पीरियड में बाकायदा पढ़ाई का आगाज हुआ। इंस्ट्रक्टर लियोपोल्ड साइट के बारे पढ़ाने लगे। गो स्नाइपर प्री कैडर के बाद हमने 2 हफ्ते तक इंग्लिश जुबान की क्लास अटेंड की, मगर फिर भी गोरे इंस्ट्रक्टर की रवानी में बोली गई इंग्लिश समझने में मुझे थोड़ी दुश्वारी महसूस हो रही थी। खैर, मैं तो फिर भी गुजारा कर रहा था कि मेरी तालीम BA थी और मुझे अंग्रेजी से अच्छी खासी शद्दोबद थी। असल दुश्वारी तो सरदार खान को थी, जिसकी तालीम मैट्रिक थी, और मैट्रिक भी ऐसी कि जैसे वतन अजीज में लाखों करोड़ों जवान मैट्रिक की सनद लिए घूम रहे हैं कि नाम ही की सनद ही हाथ में पकड़ी होती है। इंस्ट्रक्टर की बातें उसके सर से काफी ऊंचे गुजरे थी। पीरियड के इख्तिताम पर मैंने अपने साथी का मसला इंस्ट्रक्टर के गोश गुजार कर दिया। एक लम्हा सोचकर उसने कंधे उचकाए और माजरत ख्वाना लहजे में कहने लगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज एनी ट्रांसलेटर टुडे, हाउ एवर आई विल ट्राई माई बेस्ट टुमारो।
आज तो किसी तर्जुमान का बंदोबस्त करना मुश्किल है, अलबत्ता कल मैं पूरी कोशिश करूंगा। हिंदू स्नाइपर श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, पढ़ लिख कर आना था ना। ये बात उसने हिंदी में कही थी। ये बात तो कारीन जानते होंगे कि हिंदी और उर्दू बोलने की हद तक करीबन एक जैसी है, अलबत्ता हर एक का रस्मुल खत मुख्तलिफ है। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, मेरा ख्याल है हम PhD करने नहीं आए। गोरे इंस्ट्रक्टर की समझ में हमारी बातचीत तो नहीं आई थी, लेकिन लहजे का उतार चढ़ाव उसे महसूस हो गया था। उसने जल्दी से सबक शुरू कर दिया। ओके गाइज, वी आर लर्निंग अबाउट डिफ्लेक्शन। हमें मजबूरन चुप होना पड़ा था, वरना सरदार खान के तेवर बदलने शुरू हो गए थे। और ये तो सिर्फ मुझे मालूम था कि वो खुश इखलाक सा पठान अंदर से खालस और खरा पठान था। हिंदू से वो इतनी ही नफरत करता था जितना कि वो इसके मुस्तहिक हैं। पीरियड के इख्तिताम पर हम क्लासरूम से बाहर निकल आए थे। कुछ लोगों ने सिगरेट सुलगा लिए थे और चंद एक वाशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मैं और सरदार बाकी लोगों से थोड़ा सा हट कर खड़े हो गए। मैं उसे इंस्ट्रक्टर की बताई हुई खास बातों से आगाह करने लगा। उसी वक्त सुनहरी बालों वाली खूबसूरत जेनिफर हमारे करीब आई। हाय, आई एम जेनिफर। उसने बेतकल्फी से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर वो अपना नाम ना भी बताती तब भी मुझे उसका नाम याद था, बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को उसका नाम अजबर हो गया होगा। और उसकी वजह उसके अलावा कोई और नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। तारुफ तो हो चुका, कैप्टन जेनिफर हैंडसले। ओह, मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा ही नाम याद रह गया होगा। वो मानी केज मुस्कुराहट से बोली। वो एक अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की नहीं कि अपनी खूबसूरती न जताती। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में ऐसा कह सकती हो। वो दिलचस्पी से बोली, और तुम मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। उसने शौकी से कहा, अच्छा, ये साथ वाले साहब को नाम लेकर बुलाएं। उसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले काले रंग के सूरन मिंग से था। मिस्टर सूरन, तुम्हारा एक मिनट जाया कर सकता हूँ? मैंने सूरन को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरता हमारे करीब आ गया। तुम्हारा नाम सूरन मिंग ही है ना? मैंने उसे मुसाफा करते हुए खुश इखलाकी से पूछा। जी जी बिल्कुल। उसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए इस बात में सर हिला दिया। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को याद रह जाए। उसका इशारा वाज़ह तौर पर जेनिफर की तरफ था। ये वाशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सूरन मिंग की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहका लगाकर मुझे वाशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जा किया, जहां से अमेरिकन सार्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, उसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला रेगन वाज भी कोई नाम है? और वो जो सिगरेट पी रहा है। जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। वो बेचारा इसराइली, अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी उन्हें क्लार्क नाम रखने का मशवरा न देता। तो इस इसराइली दुशीज़ा का क्या नाम रखते? जेनिफर ने काले बालों वाली इसराइली दुशीज़ा की जानिब इशारा किया, जिसे दोनों हिंदुओं ने घेरा हुआ था। यूं भी यहूदो हनूज की आपस में गाड़ी छिनती है और इस दोस्ती को तकवीयत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा। बहरहाल स्कॉट लेट न रखता तो क्या रखते? बेशक उसके बाप का नाम वाटसन ना होता। मैंने जेनिफर की अमेरिकन साथी कैट वाटसन का नाम दोहराया। मैं तुमसे मुतासर हो रही हूँ। जेनिफर की मुस्कुराहट में हैरानी थी। और मैं एंड्रिया बर्टन से। मैंने दूसरी इसराइली दुशीज़ा की तरफ इशारा किया, जिसका मुख्तसर लिबास दावत नज़ारा दे रहा था। क्या खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया है। अगर तुम्हें वो इस लिबास में अच्छी लग रही है तो मेरे पास इससे भी अच्छा लिबास मौजूद है। जेनिफर मानी के अंदाज में बोली। मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, तुम जीन्स में ही बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा था। जहां तक मैं समझा हूँ, अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। सूरन मिंग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाजा लगाया। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। सूरन मिंग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस इन दो इंडियन के नाम याद रह गए हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका था।